मूवी की शुरुआत में हम जुंगसू नाम के एक लड़का को देखते हैं, जहां पर वो एक लड़की को बेड में बांधकर उसके सामने खड़े होता है। दरअसल इस लड़की को एक शैतान ने अपने वश में कर लिया था, इसलिए वो उस शैतान को निकालने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। यहाँ पर उस शैतान ने उस लड़की को काफी बुरा हाल कर दिया था। अब उसके कुछ देर बाद जुंगसू बाइबल निकालकर मंत्र पढ़ने लगता है, जिसे सुनकर वो लड़की वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ से भाग नहीं पाती क्योंकि उसको रस्सी से बांध दिया गया था। इसलिए वो जुंगसू के ध्यान भटकाने के लिए कुछ न कुछ कहते ही रहता है, लेकिन जुंगसू उसकी बातों को नहीं सुनते और वो पूरी कंसंट्रेशन के साथ अपना काम करता रहता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो लड़की अपनी माँ को बुलाती है, जो कि कमरे के बाहर खड़ी हुई थी, जिसे सुनते ही उसके माँ भी तुरंत कमरे के अंदर आ जाती है और उसके अंदर आते ही जुंगसू के सभी मंत्र भी टूट जाता है, जिस वजह से वो शैतान पूरी तरह से आजाद हो जाते हैं। इसलिए वो रस्सी को खोलकर खिड़की के पास जाकर बैठ जाती है, ताकि वो वहाँ से कूदकर उस लड़की की जान को ले सके। अब उसके कुछ देर के बाद वो शैतान उस लड़की को वहाँ से नीचे गिरा देता है, लेकिन तभी जुंगसू जल्दी से वहाँ जाकर उस लड़की की हाथ पकड़ लेता है और तभी वो शैतान उस लड़की की माँ को भी अपने वश में कर लेती है। और इधर वो लड़की जुंगसू से कहती है कि तुम मुझे कभी भी रोक नहीं सकते हो और मैं तुमसे मिलने के लिए फिर से वापस आऊंगी। इतना कहकर वो लड़की जुंगसू के हाथ में काट देती है, जिस वजह से जुंगसू लड़की को छोड़ देती है। उसके बाद वो लड़की सीधा बिल्डिंग से नीचे गिरकर मर जाती है और तभी वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ उस लड़की की माँ भी भाग चुकी होती है, जिसे देखकर जुंगसू काफी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उसके सामने ही आज एक लड़की की मौत हो गई थी। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है, जो कि दूसरे घर में शिफ्ट हो रहे थे। दरअसल ये फैमिली जुंगसू के बड़े भाई गैंगू और उसके पत्नी मेयोंगजू थी और उनके 3 बच्चे भी थे, जिनका नाम यंगजू और उनकी एक बहन और भाई भी थे। अब वो लोग नए घर पहुँचने के बाद अपना सारा सामान निकाल कर अंदर रख देता है। उसके बाद वो सभी लोग खाना खाकर अपने अपने रूम में जाकर सो जाती है, लेकिन जैसे ही वो लोग रात में सो रहा होता है कि तभी उसके सामने वाले घर से बहुत अजीब सी आवाजें आने लगती है, जिसे सुनकर वो सभी लोग काफी डर जाते हैं। अब यहाँ पर ये लोग जैसे तैसे करके वो रात बिता लेता है। अब अगले सुबह होने के बाद जब मेयोंगजू उठकर देखती है तो उसके किचन के बाहर एक मरी हुई बिल्ली लटका हुआ होता है और तभी वहाँ बाकी के लोग भी आ जाती है, जहाँ पर उसकी छोटी बेटी ये देखकर बेहोश हो जाती है, जिसे देखते ही गैंगू उसे उठाकर तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है। अब अगले दिन जब वो लोग हॉस्पिटल से वापस अपने घर आता है तो वहाँ पर उसकी पड़ोसी ने अपना गाड़ी उसके घर के सामने ही खड़े किया था, जिसे देखकर गैंगू उसे समझाने के लिए उसके घर जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो उसके घर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर उसे काफी सारे जानवरों की डेड बॉडीज मिलता है और वहाँ पर काफी सारे पक्षियों को भी मारकर सीलिंग से लटकाया हुआ था, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाते हैं और उसे लगता है कि शायद उसके घर में जो बिल्ली थे वो भी इसी आदमी ने ही मारकर वहाँ पर लटकाया होगा। यहाँ पर वो ये सब देख रहा होता है कि तभी अचानक एक आदमी उनके पीछे आ जाता है, जिसे देखकर गैंगू काफी डर जाते हैं। उसके बाद वो उस आदमी से कहता है कि तुम्हारी गाड़ी मेरे घर के सामने है, इसलिए तुम उसे हटा दो। लेकिन यहाँ पर वो आदमी उसे कुछ भी नहीं कहता है और गैंगू भी डर कर वहाँ से निकल जाता है। अब फिर रात के समय उनके सामने वाला घर से फिर से कुछ अजीब सा आवाजें आने लगता है, जिसे सुनकर वहाँ पर कोई भी सो नहीं पाता। इसलिए गैंगू पुलिस को फोन करके ये सभी बातें बता देता है। उसके बाद अब कुछ देर बाद वहाँ पर पुलिस भी आ जाते हैं, जहाँ पर वो पुलिस को सब कुछ बता देता है और वो ये भी बताता है कि उसने उसके घर में बहुत सारे मरे हुए जानवरों को भी देखा था, जिसे सुनने के बाद पुलिस वाला उस घर को चेक करने के लिए चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो लोग घर के अंदर जाते हैं तो पुलिस वालों को वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता और वहाँ पर बस एक फैब्रिक कटिंग मशीन चल रही होती है, जिसे देखकर गैंगू काफी शॉक हो जाता है, क्योंकि कुछ देर पहले ही यहाँ पर काफी सारे मरी हुई जानवरों थे। अब यहाँ पर पुलिस को कुछ ना मिलने की वजह से यहाँ से चला जाते हैं और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें जुंगसू को दिखाया जाता है, जो कि रात में वो अपने घर में पढ़ रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर वही लड़की आ जाती है जो मूवी की शुरू में मरी थी, जिसे देखकर जुंगसू काफी डर जाते हैं और वहाँ पर देखते ही देखते खून की बारिश होने लगती है। उसके बाद वो लड़की जुंगसू को मारने के लिए उसके ऊपर कूद जाती है, लेकिन तभी अचानक वो नींद से जाग जाते हैं। दरअसल ये सब उसने एक सपना देख रहे थे और वही दूसरी तरफ हम यंगजू को देखते हैं, जो कि वो अपने बेड पर सो रही थी। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर कोई उसका कंबल खींच लेता है, जिससे उसका नींद खुल जाती है। इसलिए वो देखने के लिए जैसे ही बेड से उठने की कोशिश करती है तो तभी पीछे से कोई उसको पकड़कर बेड पर ही गिरा देता है। लेकिन ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी के पिता गैंगू होता है, जिसे देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आती है कि आखिर उसके पिता ने ऐसा क्यों किया।
इसके बाद गेंगू अपनी बेटी की बॉडी को बहुत ही गंदी नजरों से देखने लगता है। उसके बाद वो उसे काफी अजीब तरीके से छूने लगता है। गेंगू के ऐसी हरकत देखकर यंगजू पूरी तरह से डरकर रोने लगती है। उसके बाद गेंगू भी उसे वही छोड़कर वहां से चला जाता है और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर यंगजू की माँ सभी के लिए खाना तैयार कर रही थी। लेकिन तभी वहां पर यंगजू देखती है कि उनकी माँ भी कुछ अजीब तरीके से सब्जी काट रही थी, जिससे देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। और तभी वहां पर उसके पिता भी आकर उसके सामने बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर गेंगू ऐसा बिहेव करते हैं कि जैसे उन्होंने रात में कुछ किया ही ना हो, इसलिए यंगजू यहाँ से उठकर चली जाती है। अब उसके कुछ देर बाद वहाँ पर मियोंगजू सभी के लिए खाना लेकर आती है, लेकिन वहाँ पर वो बड़ी गुस्से से आकर खाना को टेबल पर रखती है, जिसे देखकर वहाँ पर सभी लोग देखते ही रह जाते हैं कि उसे अचानक क्या हो गया। उसके बाद वहाँ पर सभी लोग खाना खाने लगता है, लेकिन वहाँ पर मियोंगजू बहुत ही अजीब तरीके से खाना खाने लगती है। अब वहाँ पर उसकी ऐसा हरकत देखकर उनके बच्चे भी डरने लगते हैं और तभी उनके छोटे बेटा ने अपने मुंह से खाना निकालकर फेंक देता है और वो अपने माँ से कहता है कि खाना में बहुत ज्यादा नमक है, जिसे सुनने के बाद उसकी माँ उस खाना को उठाकर खाने लगती है। ये देखकर वहाँ पर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। उसके बाद मियोंगजू टेबल पर खाना को फेंककर बहुत ही तेजी से चिल्लाने लगती है, जिसे देखकर वहाँ पर वो सभी लोग काफी डर जाते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें यंगजू को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने बाथरूम में नहा रही थी, लेकिन तभी उसे शीशे के पास किसी का होने की महसूस होता है। इसलिए वो जैसे ही शीशों को साफ करके देखती है तो वहाँ पर उसकी बहन सियोन वू होती है। अब यहाँ पर यंगजू नहाने के बाद वो सीधा सियोन वू के रूम में जाती है और वहाँ पर वो कल रात हुई हादसे के बारे में सब कुछ उनकी बहन को बताती है। और सियोन वू भी ये सुनने के बाद काफी हैरान हो जाती है कि आखिर उसके पिता ऐसा कैसे कर सकता है। अब वो दोनों वहाँ पर बात कर रही होती है कि तभी अचानक से वहाँ पर उनके पिता आ जाते हैं। उसके बाद वो एक चाकू को उठाकर उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, पर तभी यंगजू उन्हें धक्का देकर वहां से दूर फेंक देता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। और इसी मौका देखकर वो दोनों भी वहां से निकलकर भाग जाती है। लेकिन तभी वहां पर गेंगू फिर से उठकर उनके सामने आ जाते हैं। उसके बाद वो सियोन वू के बालों को पकड़कर उसे नीचे फेंक देते हैं और यंगजू को भी धक्का देकर दूर फेंक देता है, जिससे वो सीढ़ियों पर गिरकर वहीं पर बेहोश हो जाती है। ये देखकर सियोन वू काफी डर चुकी थी, इसलिए वो जल्दी से कमरे में आकर वहाँ पर छुप जाती है। लेकिन तभी उसके पिता एक हथौड़ा लेकर उन्हें खोजने लगते हैं और वहीं दूसरी तरफ यंगजू को भी होश आ जाती है, इसलिए वो भी सियोन वू को खोजने लगती है। अब इधर गेंगू को सियोन वू मिल जाते हैं, इसलिए वो जैसे ही हथौड़ा उसे मारने ही वाला होता है कि तभी अचानक नीचे से आवाज आ जाता है, जिस वजह से गेंगू रुक जाते हैं। और उसी मौका देखकर यंगजू एक पेन की मदद से उन्हें मारती है, लेकिन इस चीज से गेंगू को कुछ भी असर नहीं होता और वो उस हथौड़ा को फेंककर वहां से चला जाता है। लेकिन वहां से गेंगू जाते ही फिर से नीचे से उन्हीं के पिता गेंगू आ जाते हैं और वो अपने बेटी से पूछता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जिसे देखकर वो दोनों काफी शॉक हो जाती है। इसलिए वो दोनों उसे कोई भी जवाब नहीं देती और वो दोनों उनसे काफी डरने लगती है, क्योंकि कुछ ही देर पहले उसने ही उन दोनों को मारने की कोशिश किया था। और तभी वहाँ पर गेंगू की नजर उनके रूम के दरवाजे पर पड़ते हैं, जहाँ पर काफी बड़ा होल हो चुके थे, जिसे देखकर उसे लगता है कि यहाँ पर वो दोनों लड़ रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर उनके पीछे से उसकी पत्नी आ जाती है और वो भी उसी हथौड़ा को उठाकर उसे मारने लगती है, जिसे देखकर गेंगू उसे रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी नीचे से फिर से आवाज आ जाती है, जिसे सुनते ही वो भी अचानक रुक जाती है। उसके बाद वो मुस्कुराते हुए हथौड़ा को लेकर वहाँ से कमरे की तरफ चली जाती है, मगर तभी वहाँ पर वो जाने के बाद नीचे से मियोंगजू आ जाती है और वो उन सभी से पूछती है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, जिसे देखकर गेंगू काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसकी पत्नी नीचे से आया है तो उस कमरे में कौन है। इसलिए वो जल्दी से उस कमरे को खोलकर देखते हैं तो वहाँ पर उसे हथौड़ा के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। अब यहाँ पर उनसे सभी लोग डरने लगता है और उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। दरअसल यहाँ पर ये सब कुछ भी हो रहा था वो सब एक आत्मा ने कर रहे थे, यानी कि यहाँ पर गेंगू और मियोंगजू असली नहीं थे, वो एक इविल स्पिरिट थे जो कि इन परिवार के बीच एक नफरत पैदा करने के लिए ये सब कर रहे थे। अब अगले दिन गेंगू अपने भाई जुंगसू को कॉल करके अपने घर बुलाते हैं, जिसे सुनने के बाद जुंगसू भी अगले दिन वहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद गेंगू उसको
उसको कल रात हुई हादसे के बारे में सब कुछ बता देता है। लेकिन यहाँ पर मियोंग-जू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रही है। अब रात में यहाँ पर सभी लोग एक साथ एक ही रूम में सो जाते हैं। लेकिन रात में सभी लोग सो रहा होता है कि तभी वहाँ पर गैंगू के बेटे को टॉयलेट आती है, इसलिए वो वहाँ से उठकर अकेले बाहर चला जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जुंगसू अकेले सो रहा होता है कि तभी वहाँ पर उस लड़के का बहरूपिया आकर उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर जुंगसू के नींद खुल जाते हैं, इसलिए वो लड़का उसे मार नहीं पाता। अब अगले दिन जुंगसू गैंगू को अकेले में बुलाकर उसे बताता है कि यहाँ पर उसकी बड़ी बेटी के अंदर एक आत्मा है, क्योंकि आज मैंने पानी में एक दवाई मिलाकर सभी को दिए थे, जहाँ पर वो सभी ने पिया लेकिन उसने नहीं पिया। इसलिए वो उसे कहता है कि मैं जाकर मेरे सीनियर से बात करके आऊंगा, तब तक तुम उसका ध्यान रखना। इतना कहकर जुंगसू अपने सीनियर फादर को कॉल करके सभी बातें बताता है, जिसे सुनने के बाद वो भी उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाते हैं। इसलिए अब अगले दिन वो उन सभी फादर्स को लेने के लिए एयरपोर्ट जाता है और वहाँ से वो जल्दी से फादर को पिकअप करके वापस अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन जब ये लोग रास्ते में जा रहा होता है कि तभी अचानक वहाँ पर कई सारे कौवा आकर इनके गाड़ी में टकराया जाता है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी डिसबैलेंस होकर रोड से दूर जाकर गिर जाती है। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें उधर घर में दिखाया जाता है, जहाँ पर सियोन वू कुछ सामान लेने के लिए अपने घर के बेसमेंट में जाती है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर जाती है तो उसे गैस हीटर के पास किसी की होने की एहसास होता है, इसलिए वो देखने के लिए उसके पास जाती है। तो तभी अचानक वहाँ पर किसी ने उसको अंदर खींच लेती है और अपने आप ही वहाँ का दरवाजा बंद होकर वहाँ पर आग लगने लगती है, जिस वजह से वो जलकर वहीं पर मारी जाती है। अब वही ऊपर गैंगू अपने बेटी पर नजर रख रही होती है कि तभी वहाँ पर यंग जू बाहर जाने की कोशिश करती है, जिसे देखते ही गैंगू पीछे से जाकर उसके सर में हमला करके उसको बेहोश कर देती है। उसके बाद वो उसे रूम में ले जाकर बेड में बांध देता है, जिसे देखकर उसकी पत्नी उसे समझाने की कोशिश करता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वहाँ पर गैंगू उसकी बात नहीं मानते और तभी यहाँ पर जुंगसू भी खून से लथपथ होकर उनके घर पहुँचते हैं। उसके बाद वो गैंगू को बताता है कि हमारी कार के एक्सीडेंट हो गई थी और उसी एक्सीडेंट में सभी फादर मर चुके हैं, इसलिए अब जो भी करना है वो हमें ही करना होगा, जिसे सुनकर गैंगू भी मान जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर वो सभी सामान तैयार करके एक कैंडल जलाते हैं और वो यंग जू के ऊपर होली वाटर को छिड़कने लगते हैं, जिसे देखकर यंग जू चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ यहाँ पर क्या हो रहा है। इसके बाद वो जुंगसू के ऊपर एक क्रॉस को रख देता है और अपने बैग से एक पतली सी छड़ी निकालकर उसे मारने लगता है। यहाँ पर यंग जू दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कुछ देर के बाद वो दर्द की वजह से वहाँ पर बेहोश ही हो जाती है। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर कार का एक्सीडेंट हुआ था और तभी हमें पता चलता है कि यहाँ पर उन फादर के साथ साथ जुंगसू भी वहीं पर बेहोश हालत में पड़ा होता है। यानी कि इसका मतलब ये था कि इस समय घर के अंदर जो जुंगसू था वो और कोई नहीं बल्कि एक शैतान थे, जो कि यंग जू को मार मार के बिस्तर को खून से लाल कर दिया था। अब यहाँ पर ये सब मियोंग जू को बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए वो उसको मारने से रोकने लगती है। लेकिन यहाँ पर गैंगू अपने भाई को ये सब चालू रखने के लिए कहता है और इसी बात को लेकर उन दोनों बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ पर गैंगू मियोंग जू की गला दबाने लगता है और तभी मियोंग जू भी एक कांच के गिलास से उसके सर पर जोर से मारती है, जिससे गैंगू को और गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो उसके सर को जोर जोर से दीवार पर पटक देता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। लेकिन इधर ये सब देखकर जुंगसू काफी खुश हो जाते हैं। दरअसल उसके अंदर जो शैतान थे वो यही चाहता था कि ये दोनों एक दूसरे को आपस में नुकसान पहुंचाएं, जिसे देखकर गैंगू समझ जाते हैं कि ये उसका भाई नहीं है, इसलिए वो उसे मारने के लिए जाते हैं तो उल्टा ही वो उन्हें मारकर दूर फेंक देता है। उसके बाद वो शैतान उसे मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पर असली जुंगसू आ जाते हैं और वो कुछ मंत्रों को पढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से वो शैतान यहाँ से चली जाती है। और तभी वहाँ पर उन लोगों को बेसमेंट से यंग जू की भाई की रोने की आवाज सुनाई देता है, इसलिए वो सभी लोग जल्दी से वहाँ पर जाकर देखता है तो उनके बेटा काफी डरकर एक कोने में बैठा होता है, जिसे देखते ही वो उनके पास जाता है, जहाँ पर वो उन सभी को गैस हीटर की तरफ इशारा करके दिखाता है। इसलिए गैंगू जल्दी से वहाँ की दरवाजा खोल कर देखता है तो वहाँ पर उसे अपनी छोटी बेटी की लाश दिखाई देता है, जिसे देखकर वो सभी लोग काफी दुखी हो जाते हैं। और तभी वहाँ पर यंग जू भी आ जाती है, जिसे देखते ही जुंगसू वहाँ पर पड़ी एक मिरर से पर्दे को हटाकर अपने मंत्र पढ़ने लगता है, लेकिन वहाँ पर वो शैतान भी इस मंत्र को रिपीट करता है, जिसे देखकर जुंगसू काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके मंत्र ने उसको
कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके बाद वो शैतान जुंगसू के पास जाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गैनगू को वहाँ पर होली वाटर की एक बोतल मिलता है, इसलिए वो जल्दी उसे निकालकर उस शैतान के ऊपर डाल देता है, लेकिन इससे भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर इन लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए जुंगसू उस शैतान को अपने शरीर के अंदर बुलाता है, जिसे सुनते ही वो शैतान भी जुंगसू के अंदर जाकर उसे अपने काबू में कर लेता है। अब यहाँ पर वो शैतान उसके अंदर आते ही वो वहाँ पर पड़े एक क्रॉस को उठाकर अपने सीने में घुसा देते हैं, जिसकी वजह से जुंगसू के साथ साथ वो शैतान भी वहीं पर मारे जाते हैं। अब मूवी की अंत में हम देखते हैं कि गैनगू अपने बेटा को लेकर ऊपर आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि यंग जू अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, लेकिन इस दौरान उसने अपनी छोटी बेटी और अपने भाई को हमेशा के लिए खो दिया। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।